नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। ईएलटी का ये आपका तीसरा टेस्ट है जिसमें आपको हिंदी और जीके दोनों साथ में मिलेंगे। 100 प्रश्नों का ये सेट है जिसमें आज ये तीसरा सेट होगा आपका। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 1600 से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, अज्ञातवाचक, इच्छावाचक या फिर संकेतवाचक? तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, संकेतवाचक है। यहाँ एक क्रिया धान सूखना का होना, दूसरी क्रिया पानी बरसना पर निर्भर करता है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। आवाहन का सही विलोम शब्द क्या है? विसर्जन, अनुग्रह, अनाहुत, तिरोभाव? तो यही आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आवाहन मतलब होता है बुलाना किसी चीज़ को या देवता को बुलाना, और विलोम इसका हो जाएगा देवता को विदा करना है, वही विसर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बनाया गया था? 1950, 55, 76 या फिर 86? तो सी वाला ऑप्शन सही है, 1976। राजभाषा संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता? तो बताइए किस से संबंधित है? तो ये आपके बी वाले ऑप्शन से है, उपन्यास से संबंधित है। अमृतलाल नागर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जैसे मानस का हंस और बूंद और समुद्र, ये इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं, उपन्यास हैं। कौवा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? कौवी, कौआइन, कौआनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यही डी वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे मादा कौवा कहा जाता है। कौवा नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि मादा कौवा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एरेटोस्थनीज, हिप्पारका या फिर टालमी? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, एरेटोस्थनीज। ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज को तो जानते रहिए, ग्रीक विद्वान है, ये भूगोल का जनक कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 58, 61, 72 या फिर 76? तो इसका सही आंसर है आपका बी, 76 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1576, 1600 या फिर 1764? तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को लड़ा गया था, इसको ध्यान में रख सकते हैं। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। उष्मा की इकाई क्या है? वाट, जूल, केल्विन, एम्पियर? तो इसका सही आंसर है आपका बी, उष्मा। ठीक है, और ये जो है आपका जूल दो चीज़ों की इकाई है, एक तो ऊष्मा की, दूसरा कार्य की। अगर आपको याद नहीं होता तो आप एक शब्द याद रखिए, काजू। ठीक है, काजू से आपका कार्य हो जाएगा और जू से जूल हो जाएगा, आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो ये इसी वाला ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? सूडान, इथियोपिया, मिस्र, फिर केन्या? तो ये इसी वाला ऑप्शन सही है, मिस्र। ठीक है, नील नदी के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र में सभ्यता का विकास संभव हुआ, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन? तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन A, C, D, K? तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही है, विटामिन के जो है रक्त में थक्का बनाने का काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 14, 16 या फिर 18? तो बी वाला ऑप्शन सही है, 2014। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल देश में विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को बढ़ावा
देने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, रेपो दर कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय। तो यही बी वाला ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो दर जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है वही आपका रेपो दर कहलाता है, का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर, ललितपुर, आगरा, इटावा। तो डी है आपका आंसर, इटावा होगा। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यह उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में मिलती है। हालांकि इसका प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स या फिर बर्लिन। तो इसका सही आंसर है आपका सी, ब्रुसेल्स। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड या फिर दांडी मार्च। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी, चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड जो है 1922 की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20, 25। तो यही आपका सही है, सी, 20। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। रामलाला नायचू किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम। तो बताइए किसकी है? तो ये है आपकी तुलसीदास की। अगला प्रश्न, रामलला नायचू जो है अवधी भाषा में लिखी गई तुलसी की एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण रचना है। उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द क्या है? सम, समान, सासी, मनु, मानव, जन या ज्यों। तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है, मनु, मानव, जन। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है जिसके वाचक शब्द मनु, मानव, जन आदि होते हैं। किसके पास कुछ न हो? जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है दरिद्र, अकिंचन, विपन्न या फिर निर्धन। तो आपका यही बी वाला ऑप्शन सही है, अकिंचन। ठीक है, अकिंचन का सही अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्ध या फिर यड़। बताइए कौन सी संधि है? तो इसकी सही आंसर होगा आपका बी, गुण संधि है। महोत्सव, महाधन उत्सव में गुण संधि है जहां आ और उ मिलकर ओ बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? जैसे कि पद, अक्षर, ध्वनि या शब्दांश। तो क्या कहलाता है? तो ए, पद कहलाता है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती, रानी केतकी की कहानी। उसने कहा था पंच परमेश्वर। तो इसका सही आंसर आपका ए है, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है जो 1900 ईस्वी में है। और ये इंदुमती किसकी लिखी गई है? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? वह सोता है, पक्षी उड़ते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है या फिर पानी बहता है। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, राम पुस्तक पढ़ता है। जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक होती है। यहाँ पढ़ता है क्रिया का कर्म पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अग्नि, मयूर, आठ या फिर वानर। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, आठ। आठ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अष्ट है। अग्नि, मयूर, वानर ये सभी तत्सम शब्द हैं। चौराहा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव समास है। तो इसमें जो है आपका द्विगु समास है। ठीक है, चौराहा मतलब क्या होता है कि चार राहों का समूह में पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध कराता है, अतः यह द्विगु समास है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उर्वशी के लिए मिला था 1972 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठोर वचन कहना, आग उगलना, आग लगाना, बहुत दुखी होना, क्रोध से लाल होना। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, कठोर वचन कहना। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्मागधी, सौरसेनी या फिर पैसाची।
तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सौरसेनी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी बोली का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? 8, 10, 27 या फिर 33। तो इसका सही आंसर है आपका डी, 33 होगा। काव्य शास्त्र में रस के अंतर्गत संचारी भाव जो अस्थायी भाव को पुष्ट करते हैं की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर उपवाक्य? तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है, यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। यह दो स्वतंत्र उपवाक्यों वह सुबह गया और शाम को लौट आया को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ता है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रा, त्रा, आ या फिर इत्रा? तो इसमें आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। सुमित्र धन आ में आ प्रत्यय लगा है जो स्त्रीलिंग या भाववाचक संज्ञा बनाता है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन वेषण, अनुधन एषण, अन्वधन एषण, अनधन एषण। तो इसका सही आंसर है आपका बी, अनधन एषण। और ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन सच्चिदानंद हीरानंद। सभी जानते हैं, इसका सही ऑप्शन आपका ए होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कवयित्री, उज्ज्वल, शताब्दी या सामुद्रिक। तो इसमें बताइए कौन से सही होगा? तो यही आपका शताब्दी लिखा है, जबकि शताब्दी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? अपराधी, अभियुक्त, दोषी या फिर मुजरिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका बी, अभियुक्त। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर है आपका सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो यही सी वाला ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके दृढ़ संकल्प और भारतीय रियासतों के एकीकरण में भूमिका के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 24 जनवरी 1950। तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर अमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है सी, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता और तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न है, मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केरल में पहुंचता है, क्योंकि ये आपका केरल यहीं पर है और ये अरब सागर है, तो यहाँ से मानसून उठता है और आपका केरल से ही आगे फिर बढ़ता है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम या फिर लोहा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, टंगस्टन। ठीक है। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, त्सिंग, हेनसांग या फिर मेगास्थनीज। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका सही आंसर है हेनसांग। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग या युआनचांग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1920 या 1922। तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग जो है, इसके फैक्ट एकदम याद रखिए, डेट
13 अप्रैल 1919 को और अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 8 मार्च, 10 दिसंबर या फिर 24 अक्टूबर? तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो बताइए, इसका सही आंसर आपका सी होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसी में आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2009? तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 2005 में। नरेगा जो बाद में मनरेगा बन गया 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर चंबल? तो इसका सही आंसर आपका बी है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ठीक है, और पूछा जा सकता है किस किनारे? तो दाहिने किनारे पर स्थित है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1909, 1919, 1935 या फिर 1942? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, 1919। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसे काला कानून भी कहा गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 60, 75, 80 या फिर 90? तो बताइए कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी, 80 है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, राज्यों में गरीबी मापना, राज्यों की एसडीजी प्रगति को निगरानी करना, शिक्षा में सुधार मापना? तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है, राज्यों की एसडीजी प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करना होता है। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किस आचार्य ने की थी? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बकाचार्य? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। ठीक है, की स्थापना विट्ठलनाथ या वल्लभाचार्य के पुत्र ने 1565 में की थी। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? अग्रज, अनुज, अग्रगामी या फिर ज्येष्ठ? तो क्या कहेंगे? इसको अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज बड़ा भाई कहलाता है, जबकि बाद में जन्म लेने वाला अनुज कहलाता है। कौमुदी महोत्सव की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर भुवनेश्वर? तो इसका सही आंसर आपका बी है, रामकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कबीर, अमीर खुसरो, जायसी, सूरदास? तो यही बी वाला ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 13वीं सदी में अपनी पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए इन्हें प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य की समाप्ति पर, प्रश्न पूछने पर, 2 से अधिक समान पदों के बीच, आश्चर्य व्यक्त करने पर? तो यही आपका सही है, 2 से अधिक समान पदों के बीच। अल्प विराम का प्रयोग जो है एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक समान पदों या वाक्यांशों को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या है? निधन कपट? आप देख लीजिए ABCD, इसमें से कौन सा सही है? तो बताइए, इसका सही आंसर है आपका यही निधन कपट। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? प्रतिदिन, दशानन, राजपुत्र या फिर पीताम्बर? तो इसका सही आंसर है आपका सी, राजपुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र में कारक चिन्ह का लोप है, अतः यह तत्पुरुष समास है। वह जाता है, वह कर्मवाच्य रूप क्या होगा? उससे जाया जाता है, वह गया, उसके द्वारा जाया जाता है, उसे जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है उसके द्वारा जाया जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा लगता है, अतः सही रूप उसके द्वारा जाया जाता होगा। अगला प्रश्न है विस्मयाद बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है? और, ओ, वहाँ, क्योंकि? तो इसका सही आंसर ओ होगा आपका बी ऑप्शन। ओ हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करता है, अतः यह विस्मयाद बोधक अव्यय है। सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य और अनेक विधेय, अनेक उद्देश्य और एक विधेय, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय,
दो मुख्य क्रियाएं। तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही है, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय। सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य कर्ता और एक विधेय क्रिया व विस्तार होता है। अगला प्रश्न है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अधिकार, धन, अध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका बी, अधिकार। अगला प्रश्न है रस मीमांसा किसका आलोचना ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रस सिद्धांत संबंधी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। कांटा का तत्सम रूप क्या है? कंटक, कष्ट, कटु या फिर कंटकी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो यही ए वाला ऑप्शन सही है, कंटक। कांटा तद्भव शब्द का कंटक रूप यही होता है। अगला प्रश्न है अकाल की चिंता कविता संग्रह किस कवि का है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है नागार्जुन। अकाल की चिंता जिसमें अकाल और उसके बाद कविता शामिल है, नागार्जुन का प्रगतिवादी काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्त का सही अर्थ क्या है? कंगन के लिए दर्पण जरूरी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ में कंगन पहनना, मोर को समझना। तो इसका यही बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जहाँ किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्त या फिर दृष्टांत। तो यही आपका सी सही है, अतिशयोक्त। जब लोग सीमा का अतिक्रमण करके बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्त अलंकार होता है। सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या फिर निजवाचक। तो यही आपका सी है, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण का भेद है, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सर तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन। तो इसका सही आंसर आपका बी है, गार्सर तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी फ्रेंच विद्वान गार्सर तासी ने लिखा था। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत, उज, उज्ज्वल या फिर उ। तो यही आपका ए सही होगा, उत, ठीक है। उत धनज्वल में उत उपसर्ग है और ये व्यंजन संधि है। काका कालेलकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? कवि थे, आलोचक थे, निबंधकार थे, नाटककार थे। तो ये थे निबंधकार। काका कालेलकर जो हैं हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार थे। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो ये इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो यही आपका सी सही है, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया, अंगीकृत किया गया। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? गेहूँ, चावल, कपास या फिर गन्ना। तो सभी जानते हैं आपका सी ऑप्शन सही होगा, कपास के लिए। काली या रेगुर मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांतों जैसे आपसी सम्मान, अनाक्रमण आदि का प्रतिपादन 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किया था। अगला प्रश्न है जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, मिट्टी का, जीवाश्मों का, चट्टानों का। तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही है। जीवाश्म में विज्ञान में जीवाश्म जैसे फॉसिल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1766, 1793। तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है। बक्सर का युद्ध एक फैक्ट डेट याद रखिए, 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या फिर अग्नाशय। तो आपकी यकृत है, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, लंदन।
तो आपका वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णित है, इसको याद रखिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी, आंध्र प्रदेश। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर थायमिन। तो बताइए इसका सही आंसर यही आपका बी है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा? दालें, चावल, गेहूं या फिर तिलहन। तो आपका गेहूं पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में मुख्य प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा था, जिसमें गेहूं सबसे अधिक प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1980, 83, 90 या फिर 95? तो ये 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगरा स्थित ताजमहल जो है 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? रिहंद, सोन, चंबल, बेतवा। तो आपका जो है रिहंद पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील रिहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या फिर गरीबी उन्मूलन। तो आपको ये वन संरक्षण पर संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड वन संरक्षण पेड़ों को काटने से रोकने से संबंधित था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की संजीवनी है? जीवनी है। प्रेमचंद्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, निराला। तो इसका सही आंसर है आपका बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध जीवनी है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? बिहग, द्विज, पन्नग, खग। तो बताइए यही आपका पन्नग होगा। पन्नग का अर्थ होता है सांप, बिहग द्विज 2 बार जन्म लेने वाला और खग पक्षी के पर्यायवाची हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय, रति। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, निर्वेद। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यासकार, गीत, नाट्य या फिर कहानी। तो इसका सही आंसर है आपका सी, गीत नाट्य। अगला प्रश्न है, और धनवीर भारती का अंधा युग एक प्रसिद्ध गीत नाट्य है, जिसका आधार महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय, पंकज, कमल या फिर दशानन। तो इसका सही आंसर होगा कमल। ठीक है, कमल रूढ़ शब्द है जिसके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। विद्यालय यौगिक, पंकज योग रूढ़ और दशानन योग रूढ़ है। निरुत्तर शब्द का सही संविच्छेद क्या है? निर्धन उत्तर, निधन उत्तर, निर उत्तर, निधन उत्तर। तो इसका सही आंसर आपका बी है, निधन उत्तर। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1955, 1965 या फिर 1976। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 1955। तो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन 1955 में जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहन घर जाता है इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। तो इसका सही आंसर आपका सी है, कर्ता कारक। यहाँ मोहन क्रिया जाता है को करने वाला है और क्रियाकर्ता के अनुसार, अतः यह कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय में भेद ना रहे तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसका सही आंसर है आपका बी, रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, भेद समाप्त हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आज का अंतिम प्रश्न है, कबीर की वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? शबद, रमैनी, साखी, बीजक। तो यही आपका डी सही है। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। तो इस तरीके से आज आपका ये तीसरा टेस्ट था LT का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर अगले डेट को आपको टेस्ट मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।